नमस्ते, मेरा नाम मानसी शर्मा है और मेरा टॉपिक है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अध्यापक की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम 1993 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश कुमार हैं। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। पहली उत्तरी क्षेत्रीय समिति, दूसरी पूर्वी क्षेत्रीय समिति और तीसरी पश्चिमी क्षेत्रीय समिति और चौथी दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय समिति का हिस्सा है। अब बात करेंगे एनसीटीई के उद्देश्य की। तो एनसीटीई का उद्देश्य मूल रूप से पूरे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को ही नियोजित और समन्वित करना होता है। एनसीटीई जो है वो अध्यापक शिक्षा प्रणाली में क्या मानदंड होने चाहिए और क्या मानक होने चाहिए, इसका विनिमय करता है और उसको समन्वित करता है। अब बात करेंगे इसकी कार्यकारी समिति की। तो इसकी कार्यकारी समिति जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है परिषद के साथ जितने भी कार्य हैं और उसको समन्वित करना, उसका नियोजन करना और साथ ही साथ में वित्तीय प्रबंधन करना भी कार्यकारी समिति का ही काम होता है। अब बात करेंगे इसकी संगठन संरचना की। तो इसकी संगठन संरचना में सबसे जो प्रमुख होता है वो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के बाद में वाइस चेयरपर्सन होता है जो भी वर्तमान में वैकेंट है। उसके बाद होता है मेंबर सेक्रेटरीट। मेंबर सेक्रेटरीट में 2 लोग शामिल रहते हैं। एक होता है डिप्टी सेक्रेटरीट जिसके अंतर्गत 4 लोग होते हैं और एक होता है रीजनल डायरेक्टर जिसके अंतर्गत हर क्षेत्रीय समिति में से एक सदस्य को शामिल किया जाता है। सरकार और एनसीटीई ने अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली विद्यालक्ष्मी, दूसरी सिटीजन चार्टर, तीसरी सर्व शिक्षा अभियान, चौथी ISO क्वालिटी इनिशिएटिव, 5वीं नेशनल करियर सर्विस, 6 नंबर पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, 7 नंबर पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NEP 2020 और 8 नंबर पर है डिजिटल सिटीजनशिप एंड साइबर वेलनेस ओलंपियाड। अब बात करेंगे एनसीटीई के कार्यों की। तो इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो बहुत ही व्यापक है। ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित ही कार्य करता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो अध्यापक शिक्षा जो कार्यक्रम होते हैं, जो कि अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक स्तर पर, तो प्रारंभिक स्तर पर जो DLED का कोर्सेज होता है और अंडर ग्रेजुएट स्तर पर BEd का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर MEd का जो कोर्स होता है, इन सभी कोर्सेज का क्या करिकुलम होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या मॉडल होगा, इन सभी का निर्धारण एनसीटीई ही करता है। और साथ ही बात करें तो अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके अनुसार जो स्कूली शिक्षा का ढांचा है वो पूर्णतः बदल चुका है। अगर हम बात करें तो जो पहले ढांचा था वो 10+2 था, लेकिन अब जो NEP 2020 के आने के बाद में जो ढांचा है वो इस प्रकार हो गया है फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो इन सभी 4 स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करना, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना, मॉडल तैयार करना और रिसर्च से रिलेटेड सारा कार्य भार जो है वो एनसीटीई का ही है। अब बात करें इसका अन्य कार्य, तो इसके अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत ये होगा कि जो BEd है 2 साल का, ये कोर्स अब बंद हो जाएगा और साथ ही साथ अब इस प्रकार कुछ कोर्सेज स्टार्ट होंगे जैसे कि BA+BEd, BSc+BEd और BCom+BEd। अब यानी कि बच्चे जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ में ही अपना टीचर एजुकेशन का भी कोर्स कर पाएंगे। इस कोर्स की जो अवधि होगी वो 4 साल की होगी जिसमें 8 सेमेस्टर्स शामिल होंगे। अगर इसके वर्किंग डेज की बात करें तो हर सेमेस्टर में 125 दिनों का वर्किंग डेज होगा और वर्किंग आवर्स की बात करें तो हर हफ्ते 40 घंटे निर्धारित किए गए हैं कम से कम, जो कि वर्किंग आवर्स में शामिल होंगे। अब बात करेंगे इसमें न्यूनतम उपस्थिति की, क्योंकि अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, इसके लिए इसमें न्यूनतम उपस्थिति विद्यार्थियों की 80% रखी गई है और जिस भी सेमेस्टर्स में टीचिंग और इंटर्नशिप शामिल होगी उसमें न्यूनतम उपस्थिति 90% रहेगी। तो ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि एनसीटीई द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ ही एनसीटीई ने नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स ये भी निर्धारित किए हैं कि जो अध्यापक है उसके अपने व्यावसायिक तौर पर क्या
मानक होने चाहिए, इन सब का निर्धारण भी एनसीटीई ही करता है। इसके अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनके कार्यों को परिभाषित किया गया है कि एक शिक्षक के क्या कार्य होने चाहिए, और शिक्षक की गुणवत्ता उसका मूल्यांकन करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत शिक्षकों की क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या उसके रोल्स हैं, इन सबको डिफाइन किया गया है कि एक शिक्षक के व्यवसायिक तौर पे उसके क्या मानक होने चाहिए, ताकि वो अपने जो भी उसका व्यवसाय है, जो उसका पेशा है, वो उसको बखूबी निभा सके। इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होते हैं उन सभी को पुनर्विकास किया जाएगा, उन सभी का, कि ताकि जो आने वाले परिप्रेक्ष्य है हमारा, उसके संदर्भ में टीचर्स एजुकेशन को, प्रोग्राम्स को बनाया जा सके। अब बात करेंगे और अन्य कार्यों में, तो इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परामर्श मिशन ये भी स्टार्ट किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो व्यापक हैं, जो कि अध्यापक शिक्षा को और उसकी गुणवत्ता को सुधारने का कार्य करेंगे। सबसे पहला है निर्देशात्मक नेतृत्व कौशल। इसका मुख्य कार्य यही है ताकि टीचर्स के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ सके। डिजिटल शिक्षा, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जो एक टीचर है जब वो खुद डिजिटल लिटरेट होगा तभी वो बच्चों को अच्छे से समझा पाएगा। और बात करें समावेशी शिक्षा, तो इसका फायदा ये होगा ताकि टीचर जो है वो अपने क्लासरूम में हर एक बच्चे को समान रूप से समझ सके। इसके लिए समावेशी शिक्षा को भी लाया गया है। कक्षा प्रबंधन की बात करें तो एक जो टीचर है वो क्लासरूम को किस प्रकार उसको मैनेज करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी उसको काउंसलिंग इसमें दी जाएगी। उसी के साथ ही व्यवसायिकता एवं नैतिकता, कि टीचर्स के अंदर क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या उसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसको समझना चाहिए ताकि वो अपने जो भी उसका प्रोफेशन है उसको समझ पाए और उसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी डेवलपमेंट हो सके। उसी के साथ ही सामाजिक भावनात्मक सीख, एक जो शिक्षक होता है वो बच्चे की भावनाओं को समझ सके, इसके लिए ये रखा गया है। उसी के साथ ही 21वीं सदी के कौशलों की सीख, ताकि वो अब जितने भी स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी हो, अच्छे से अच्छे पढ़ाना हो बच्चों को, डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना हो, वो सारी चीजें जो एक शिक्षक है वो सीख सके। सामुदायिक भागीदारिता, ताकि टीचर जो है वो 4 दीवारों में रहकर ही बच्चों को ना पढ़ाए, वो समाज से भी बच्चों को कनेक्ट कर सके। इसके लिए सामुदायिक भागीदारिता भी इसमें शामिल किया गया है। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल किया गया है, ताकि एक जो शिक्षक है वो एक बच्चे के अंदर कहाँ कमी है उसको समझ सके और तुरंत ही उसको कैसे उसको दूर करना है वो जान पाए। इसके लिए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन में ये कि ताकि एक जो अध्यापक है वो बच्चे का पूर्णता मतलब मूल्यांकन कर पाए। इसका कोई भी पक्ष, अगर कोई बच्चा किसी एक उसमें कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी को देख करके उसको इवैल्यूएशन कर देना, उसका समग्र मूल्यांकन कर पाए टीचर। इसके लिए समग्र मूल्यांकन को इसमें शामिल किया गया है। फिर है कला एकीकृत शिक्षा शास्त्र। जो एक अध्यापक है वो अपने हर एक विषय में आर्ट इंटीग्रेटेड करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, वो सारे विषयों में समन्वय स्थापित कर सके। इसके लिए कला एकीकृत शिक्षा शास्त्र को भी शामिल किया गया है। और लास्ट है शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन। जब एक शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। इसके लिए शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन जो है इसमें शामिल किया गया है, ताकि जब वो खुद मेंटली फिट रहेगा तभी वो बच्चों की समस्याओं को समझ सकता है, उनको अच्छे से पढ़ा सकता है। और उसका वर्कलोड जब कम रहेगा, वो खुद फ्री फील करेगा, तभी वो स्टूडेंट्स की जितनी भी कमियां हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको समझ सकता है और अपने अध्यापन कार्य को भी कुशलता पूर्वक कर सकता है। अब बात करेंगे इसके प्रभाग की, तो इसके एनसीटीई के जो प्रभाग हैं वो 11 हैं। सर्वप्रथम है शैक्षणिक प्रभाग। शैक्षणिक प्रभाग का ही मुख्य कार्य होता है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना, उसको बनाना। तो इसके अंतर्गत इसका मेन काम यही होता है, जो भी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उन सभी को डेवलप करना, क्या मॉडल्स होंगे, क्या करिकुलम फ्रेमवर्क होगा उसको निर्धारित करना, और जो भी आपके जितना भी डेटाबेस हो वो सब डेवलप करना, इसका मुख्य काम यही होता है। और इसका काम की और बात करें तो जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी आपके वैकल्पिक मॉडल्स हों या उसकी जो भी नीतियां हो रही उनका मूल्यांकन करने के लिए ही सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, इन सब का समन्वयन करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। और साथ ही जो भी टीचर्स की इवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से टीचर्स का मूल्यांकन कर पाए, इसकी गाइडलाइंस को भी शैक्षणिक प्रभाग ही निर्धारित करता है। और बाकी की स्टेट, गवर्नमेंट, यूजीसी, इन सब के साथ समन्वयन करना भी इसका मुख्य कार्य होता है, ताकि अध्यापक शिक्षा से संबंधित सारे कार्यक्रमों का
अच्छी तरीके से नियोजन किया जा सके। और बात करेंगे जो भी टीचर्स हैं उनके क्या प्रोफेशनल से रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये सारा डेवलप करना इसका काम होता है। तो ये सारा कुछ शैक्षणिक प्रभाग के अंतर्गत किया जाता है। इसके अन्य प्रभाग भी हैं। पहला उसमें जो प्रभाग है वह लेखा प्रभाग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेखा प्रभाग का जो मुख्य कार्य होता है वो वार्षिक बजट तैयार करना ही है, ताकि अध्यापक शिक्षा के जो भी कार्यक्रम है उनका भली भांति से संचालन किया जा सके। फिर है प्रशासन प्रभाग। प्रशासन प्रभाग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासन प्रभाग प्रथम, फिर है प्रशासन प्रभाग द्वितीय। जो प्रशासन प्रभाग प्रथम होता है इसका मुख्य कार्य होता है नियुक्ति से संबंधित। तो ये शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उस कैसे फैसले लिए जाएंगे, क्या मानक होगा, क्या मानदंड होगा, इसका निर्धारण प्रशासनिक प्रभाग प्रथम के द्वारा ही किया जाता है। फिर होता है प्रशासनिक प्रभाग द्वितीय। प्रशासनिक प्रभाग द्वितीय का कार्य जो होता है वो जो भी जितनी भी कार्यकारी समितियां उनका कैसे संचालन हो रहा है, उसका निर्णय लेना, हाउस कीपिंग मतलब किस तरह से रख रखाव किया जाएगा, इसका कार्यभार जो है वो प्रशासन प्रभाग द्वितीय के अंतर्गत आता है। फिर जो प्रभाग होता है वो होता है अपील प्रभाग। अपील प्रभाग के अंतर्गत जो भी मान लीजिए कोई अपील डाली गई है तो उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लेना है, कैसे कार्य करना है, वो सारा जो काम होता है वो अपील प्रभाग का होता है। फिर है समन्वय प्रभाग। नाम से स्पष्ट है, जितनी भी प्रभाग हैं सब में जो समन्वय ने कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का जो कार्य है वो समन्वय प्रभाग के अंतर्गत आता है। फिर है आईटी एंड ई गवर्नेंस। इसका मुख्य कार्य जो भी है वो यही है कि जो एनसीटीई की वेबसाइट है उसका सफल रूप से संचालन करना, अगर कोई भी नई चीजें तकनीक डेवलप करनी है तो उसका निर्णय सारा लेना जो है वो आईटी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। फिर है निरीक्षण प्रभाग। निरीक्षण प्रभाग के अंतर्गत जो भी एनसीटी संस्था है इसका पूरा निरीक्षण करना, जो भी अन्य प्रभाग इनका निरीक्षण करना, कामों की देख रेख करना इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है राजभाषा प्रभाग। नाम से स्पष्ट है, जैसे कि हिंदी हमारी राजभाषा है तो जो भी कार्य हो रहे हैं उसको मतलब उसको हिंदी में भी करना, तो ये इसके अंतर्गत निर्णय इसमें लिया जाता है। फिर है विनिमय प्रभाग। विनिमय प्रभाग में जो भी शिक्षक शिक्षा है उसकी क्वालिटी बनी रहे, इससे संबंधित निर्णय इसमें लिए जाते हैं। क्या अध्यापक शिक्षा से संबंधित क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्या मानक होने चाहिए शिक्षक के लिए, इन सभी का निर्धारण विनिमय प्रभाग के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा प्रभाग जो है वो सूचना का अधिकार है, जो आरटीआई है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई आरटीआई डाली है कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित किसी कार्यक्रम के प्रति हो या किसी करिकुलम के प्रति हो, तो उसका किस प्रकार से निपटारा करना है, ये कार्यभार सूचना प्रभाग का होता है। फिर है सतर्कता प्रभाग। सतर्कता प्रभाग का कार्य यही होता है कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, संस्था में हो या फिर किसी भी अन्य प्रभाग में हो या किसी के द्वारा भी हो, तो उस पर निर्णय लेने का कार्य जो होता है वो सतर्कता प्रभाग का होता है। तो ये इसके प्रभाव हो गए। अब कुछ अन्य प्रभाग भी हैं, उसमें से सबसे मेन होता है कानूनी प्रभाग। इसके अंतर्गत जो भी कानूनी निर्णय लेने होते हैं वो सभी सारा कुछ कानूनी प्रभाग के अंतर्गत आता है। फिर है वीआईपी प्रभाग। इसमें क्या होता है, ये भी रिसेंट में ही बने हैं कानूनी प्रभाग और वीआईपी प्रभाग। तो वीआईपी प्रभाग में जो भी विभिन्न वीआईपी हैं, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उसे जो भी प्राप्त संस्थान हो या फिर जो भी अन्य शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर मामले हो, उन सभी मान्यता से संबंधित हो, उन सभी से संबंधित प्रश्नों का निपटारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये सभी एनसीटीई के प्रभाग हैं जो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं। और एक बात ये भी है कि एनसीटीई में एक आंतरिक शिकायत समिति भी है। अगर समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का महिला से संबंधित कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो तो उसके निपटारे के लिए एनसीटीई में एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है। धन्यवाद।